बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्रहमान एकेडमी और मैं हूं आपका ट्विटर अतीकुर रहमान। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 की फिजिक्स और चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चों, हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसी तरह ये जो आज का हमारा टॉपिक है इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है या इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, ये जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है उसके बिल्कुल अपोजिट है। हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर उनका जो हमें आंसर मिलता है वो स्केलर क्वांटिटी आए तो उसे हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। उसे हम क्या कहते थे, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। अब इसी के बिल्कुल ऑपोजिट है जो वेक्टर प्रोडक्ट है या इसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट है। वो क्या होता है, आए उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इन अ वेक्टर क्वांटिटी इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है बच्चों, जब हम कोई भी दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जब किसी भी दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उनका जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या हो, वेक्टर क्वांटिटी हो, वो क्या हो, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो, तो उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। अब अगर हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें तो उनका जो आंसर है, जो रिजल्ट है वो हमें क्या मिले, एक वेक्टर ही मिले। क्या मिले, एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिले, तो हम उसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसको लिखने का तरीका क्या है, वेक्टर क्रॉस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। वेक्टर को वेक्टर के साथ प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हमने बच्चों पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, डॉट। हमने यहाँ पे इसको किससे रिप्रेजेंट किया था, डॉट से। अब जो कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है, इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से। तो वेक्टर जब किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है, उनका प्रोडक्ट लिया जाता है, अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी मिले तो हम उसको कहते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। इसके एक एग्जांपल, आर क्रॉस एफ, मोमेंट आर्म इनटू फोर्स इक्वल टू टॉर्क। इक्वल टू टॉर्क, आपने पढ़ा था टॉर्क के बारे में। आर क्या है, मोमेंट आर्म है। मोमेंट आर्म क्या है, बेसिकली एक डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है जो कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और फोर्स, फोर्स क्या है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमें मिलेगा टॉर्क। क्या मिलेगा, टॉर्क। और टॉर्क भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इससे बच्चों हम एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर, इनको आपस में क्या, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमें जो आंसर मिला वो क्या है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चों, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। अब ये a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ये कैसे आया। अब जो कि देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है, और जो हमें जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, जो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे तो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। जाहिर सी बात है, जब वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, वो भी एक वेक्टर है तो वेक्टर की जाहिर सी बात है एक डायरेक्शन भी होगी। तो ये एन यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन को शो करता है। एन यूनिट वेक्टर क्या है, उसकी डायरेक्शन को शो करता है। अब उसी तरह जब a क्रॉस b क्या लिखते हैं, जो पहला होता है उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस कंपोनेंट ऑफ b परपेंडिकुलर टू a, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ b परपेंडिकुलर टू a। हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था, कंपोनेंट ऑफ b पैरेलल टू a। कंपोनेंट b जो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, पैरेलल टू a होता था, वो क्या होता था, डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है,
जो पहला होता है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है, जो पहला वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, a cross b is equal to a perpendicular of b on a into n यूनिट वेक्टर। n यूनिट वेक्टर क्या है, उसकी डायरेक्शन है। अब देखिए परपेंडिकुलर ऑफ b क्या है, दो वेक्टर है, लेट्स सपोज ये एक वेक्टर है a वेक्टर है ये b, तो हमने क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या करना है, a क्रॉस b फाइंड करना है, a क्रॉस b फाइंड करना है। तो क्या होगा, जो वेक्टर a है उसका मैग्नीट्यूड ऐसे आ जाएगा, और जो b वेक्टर है, जो b वेक्टर है वो a के जो परपेंडिकुलर हम गिराएंगे। क्या करेंगे, जो b वेक्टर है उसका परपेंडिकुलर गिराएंगे। जो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते थे, जो पैरेलल है उसको कंसीडर करते थे। अब यहाँ पे क्या होगा, जो उसके परपेंडिकुलर होगा उसको कंसीडर करेंगे। इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। जो b वेक्टर है इससे जो परपेंडिकुलर होगा, ये जो बेस वाली साइड है ये क्या होता है, पैरेलल, और इसको b cos थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है परपेंडिकुलर, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, sin थीटा से। b sin थीटा इसका जो कंपोनेंट है वो sin थीटा होगा। अब हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, परपेंडिकुलर यूज करते हैं, परपेंडिकुलर ऑफ b ऑन a, परपेंडिकुलर ऑफ b ऑन a। तो ये जो परपेंडिकुलर है b का ऑन a, हम इसको कंसीडर करेंगे, ये वाला कंपोनेंट हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इंटू बी साइन थीटा। जाहिर सी बात है एक वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन होगी, तो वो ये n यूनिट वेक्टर इसके साथ आ जाएगा। तो a क्रॉस b क्या आ जाएगा, a b sin थीटा n यूनिट वेक्टर। a क्रॉस b विल बी इक्वल टू a b sin थीटा n यूनिट वेक्टर। अब n यूनिट वेक्टर क्या है, इसके डायरेक्शन है। हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, एक रूल होता है जिसे कहते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, इस राइट हैंड रूल की डेफिनेशन। और वैसे अगर ये आप वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट का लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ये भी साथ मेंशन करना है और उसको बयान करना है। राइट हैंड रूल क्या कहता है, फर्ज करें ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर क्या है b। एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर क्या है b। हमने क्या करना है, a क्रॉस b फाइंड करना है। तो राइट हैंड रूल पर देख लेते हैं क्या कहता है राइट हैंड रूल, rotate the fingers of right hand from the first vector to second vector. The erect thumb will indicate the direction of the resultant vector. अब ये जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा इसकी हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल क्या कहता है, आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर क्या है b है। तो आप क्या करेंगे, जो पहला वेक्टर है a क्रॉस b अगर आपने फाइंड करना है तो पहला वेक्टर a है, तो जो a वेक्टर है उसको क्या हम करेंगे, जो राइट हैंड साइड है, राइट रोटेट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं फ्रॉम द रोटेट फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। हम क्या करेंगे, इनको a वेक्टर को b की तरफ ऐसे करेंगे, जो पहला वेक्टर है उससे क्या करेंगे, रोटेट करेंगे दूसरे वेक्टर की तरफ। अब ये है इस तरह ये वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, इस तरह करेंगे, ठीक है। हम इसको इस तरह रोटेट करेंगे, तो ये जो थंब है ये बिल्कुल इस तरह, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है। तो ये जो थंब है ये क्या करता है, इंडिकेट्स द डायरेक्शन। ये क्या बताता है, इसकी डायरेक्शन को बताता है। तो ये रिजल्टेंट जो हमें मिलेगा वो ये R होगा। इसी तरह अगर हम B क्रॉस A ले रहे हैं, B क्रॉस A, तो क्या करेंगे, ये जो B है पहला वेक्टर, अब चूंकि B है तो इससे हम जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करेंगे A की तरफ। जो B है उससे हम क्या करेंगे, जो अपनी फिंगर्स हैं उनको A की तरफ करेंगे, कर्ल करेंगे, और जो इसका है जो थंब होगा वो क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये बिल्कुल डाउनवर्ड है, ठीक है बच्चों। तो ये डाउनवर्ड हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड। यानी कि अगर A क्रॉस B फाइंड कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड। और अगर B क्रॉस A फाइंड कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड। इसका क्या मतलब है, इसका एक ये मतलब है, इसकी हम प्रॉपर्टी में भी पढ़ेंगे कि ये, इसका मतलब है कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये कम्यूटेटिव
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब A क्रॉस B लिया तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी, और जब B क्रॉस A लिया तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट थी, इसलिए ये कम्यूटेटिव नहीं है। वो आपको ये पहली कैरेक्टरिस्टिक भी है इसकी। ठीक है, आपको राइट हैंड रूल समझ आ गया होगा बच्चों। क्या करना है, जो भी वेक्टर फाइंड करना है, जो पहला वेक्टर है उससे क्या करना है, उससे अपनी जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं वो दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करनी है। जो भी पहला वेक्टर A क्रॉस B फाइंड करें तो A वाला वेक्टर पहले उससे करेंगे, अगर B क्रॉस A कर रहे हैं तो क्या करेंगे, B से रोटेट करेंगे A की तरफ। तो अपनी जो फिंगर्स है राइट हैंड की उनको कर्ल करेंगे, और जो थंब होगा, जो इरेक्ट थंब होगा, वो उसकी डायरेक्शन को बयान करेगा, वो उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ठीक है बच्चों, ये आपको राइट हैंड रूल समझ आ गया। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है तो आपने ये इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसको एग्जांपल दे देनी है। ठीक है बच्चों, अब जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने पूरा लिखना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसकी डेफिनेशन तो आपने ये लिख देना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने ये सारा लिखना है, और इसके आगे इसके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आती हैं कि सम टाइम होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से आ जाती हैं। तो जिस तरह का भी क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसी तरह जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक है, और वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ये सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये एंटी कम्यूटेटिव है। ये क्या है, एंटी कम्यूटेटिव है, यानी कि जो A क्रॉस B है वो विल नॉट बी इक्वल टू B क्रॉस A होगा। वो मैंने आपको बता भी दिया यहाँ पे एग्जांपल जो आपको मैंने समझाई है कि ये क्यों नहीं है कम्यूटेटिव। क्यों कि जब A क्रॉस B लेंगे उसकी डायरेक्शन समथिंग होगी, और जो हम अगर B क्रॉस A लेंगे तो उसकी डायरेक्शन कुछ और होगी। अलबत्ता इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन चूंकि मुख्तलिफ होगी इसलिए ये एंटी कम्यूटेटिव है। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, A क्रॉस B will be equal to AB n unit vector if A is perpendicular to B। क्या है कि A क्रॉस B will be equal to AB n यूनिट वेक्टर जब क्या होगा, A वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। जब क्या होगा, A वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर होगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, A क्रॉस B किसके इक्वल होता है, AB साइन थीटा n यूनिट वेक्टर, इसके इक्वल होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो अब क्या है, अगर A और B परपेंडिकुलर हो, क्या हो, A और B आपस में परपेंडिकुलर हो, तो क्या होगा, जो इनके दरमियान एंगल होगा, परपेंडिकुलर जब होते हैं तो इनके दरमियान एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, A क्रॉस B विल बी इक्वल टू AB साइन ऑफ थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, और n यूनिट वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, A क्रॉस B विल बी इक्वल टू AB, आपने पढ़ा था मैथ में साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1, और n यूनिट वेक्टर इस तरह जाएगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा, A क्रॉस B विल बी इक्वल टू AB 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो AB, और n यूनिट वेक्टर ऐसे ही। ठीक है बच्चों, जब परपेंडिकुलर होगा तो हमें इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम मिलेगा। जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे दो वेक्टर्स, तो हमें इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा। A क्रॉस B विल बी इक्वल टू AB n यूनिट वेक्टर। अब देख लेते हैं जो यूनिट वेक्टर होते हैं, लेट्स सपोज 3 वेक्टर हैं, ये जो इनका x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, और ये क्या है, z कंपोनेंट। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो x कंपोनेंट है उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, i यूनिट वेक्टर, इसका क्या होता है, j यूनिट वेक्टर, इसका क्या होता है, k यूनिट वेक्टर। क्या होता है, x एक्सिस के अराउंड क्या होता है, जो यूनिट वेक्टर होता है वो i यूनिट वेक्टर, y एक्सिस के अराउंड j यूनिट वेक्टर, और जो z एक्सिस है उसके अराउंड k यूनिट वेक्टर। अब जब ये परपेंडिकुलर होते हैं, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो क्या होता है,
आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर, वो जब ये दो जब आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये वाला और ये वाला, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो उनका यूनिट वेक्टर है वो हमें क्या मिलेगा, जो थर्ड वाला यूनिट वेक्टर है वो हमें मिल जाएगा, आई क्रॉस जे विल बी इक्वल टू के यूनिट वेक्टर। इसी तरह जब ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जब ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, जे और के, तो हमें क्या मिलेगा, जो तीसरा कंपोनेंट है वो क्या है, जो यूनिट वेक्टर है वो जे यूनिट वेक्टर। इसी तरह जब ये के और आई होंगे, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, जो तीसरा कंपोनेंट है इसका, जो तीसरा यूनिट वेक्टर है, तो के क्रॉस जे यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चों, क्या होगा, जब परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, जो यूनिट वेक्टर हमें मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, जब ये और ये होंगे तो जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो थर्ड वाला मिलेगा। इस तरह ये जो अगर जे और आई होंगे तो के मिलेगा, के और आई होंगे तो जे मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू जीरो, ए क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू जीरो कब, if a is parallel to b, if a is parallel to b। अब जब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, जब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, ये a वेक्टर है और दूसरा वेक्टर भी इसकी पैरेलल है, तो क्या होगा, इनके दरमियान एंगल जीरो हो जाएगा। जब दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, वेक्टर जो है वो पैरेलल हो जाएंगे, तो क्या होगा, जो इनके दरमियान एंगल है वो क्या हो जाएगा, जीरो, जो थीटा एंगल है वो क्या हो जाएगा, जीरो। वैसे ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो क्या होगा, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी, अब क्या होगा, जो साइन, जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री एन यूनिट वेक्टर, क्योंकि क्या है, ये आपस में पैरेलल जब होंगे तो इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो हमें क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी साइन 0 भी क्या होता है, 0, साइन 0 डिग्री पे 0 होता है और एन यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू, ए इनके साथ 0 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0। ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू 0 व्हेन बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जब दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे तो क्या हमें रिजल्टेंट मिलेगा, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू 0। अब इनके जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होंगे, जब ये पैरेलल होंगे तो आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर भी क्या हो जाएगा, 0। के और के क्या हो जाएंगे, ये भी 0, क्योंकि जब पैरेलल होंगे तो एंगल इनके दरमियान 0 हो जाएगा, तो हमें यूनिट वेक्टर क्या मिलेंगे, 0। ठीक है बच्चों, ये इसकी थी थर्ड प्रॉपर्टी। अब इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए क्रॉस ए विल बी इक्वल टू 0, ए क्रॉस ए विल बी इक्वल टू 0। जब दोनों वेक्टर्स एक होंगे, जब दोनों वेक्टर्स एक होंगे, एक जैसे होंगे, तो क्या होगा, ए क्रॉस ए क्या होता है, ए और यहाँ पे दूसरा वेक्टर भी क्या है, ए और साइन, साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री और एन यूनिट वेक्टर। क्यों साइन 0 क्यों होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर जब एक ही हैं तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, और सेम जब होंगे तो वो आपस में पैरेलल होंगे, उनके दरमियान एंगल नहीं होगा। जब दोनों सेम होंगे तो उनके दरमियान एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो ए क्रॉस ए विल बी इक्वल टू
साइन जीरो पे क्या होता है, जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। जब दोनों वेक्टर्स एक जैसे होंगे तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है, प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये बच्चों समझने वाला है, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आपके अक्सर मैथमेटिक्स क्वेश्चन में भी यूज होता है। लेट्स सपोज करें कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, वो क्या है, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर। इसी तरह दूसरा वेक्टर है बी इक्वल टू बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस इसके वाई कंपोनेंट के नाम बी वाई हो जाएगा और यूनिट वेक्टर जे आ जाएगा। इसी तरह बी जेड के यूनिट वेक्टर। अब इनको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं, इसके लिए फार्मूला यूज होता है। आपने मैथमेटिक्स में शायद पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे इस समझ लें ताकि आपको मैथमेटिक्स में भी आसानी हो जाए। बच्चों फिजिक्स के लिए मैथ का आना भी बहुत लाजमी है, ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम है। ठीक है बच्चों, आपको मैथ का कंसेप्ट भी समझ होना चाहिए और तब आपको फिजिक्स आसान लगेगी, और फिजिक्स आपको आएगी तो मैथ भी आपको आसान लगेगी। ठीक है बच्चों, अब इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है, हम क्या करते हैं, मार लेते हैं, टेढ़ी लगती है, क्या करते हैं, जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनको पहली रो में लिखते हैं। जो क्या होते हैं यूनिट वेक्टर, उनको पहली रो में लिखते हैं आई जे के, आई जे के आ जाएगा, आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर, और फिर इसका क्या आ जाएगा, जो पहला वेक्टर है उसका ए एक्स ए वाई और ए जेड, जो दूसरा वेक्टर है उसका क्या आ जाएगा, बी एक्स बी वाई और बी जेड। ठीक है बच्चों, इस तरह हम इसको लिखते हैं। जो यूनिट वेक्टर होता है वो ऊपर आ जाता है पहली रो में आई जे के, और जो इसका कोएफिशिएंट है पहले का, वो जो पहले के कोएफिशिएंट है वो दूसरी रो में आ जाएंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड, और जो बी है इसके जो कोएफिशिएंट है, बी वेक्टर दूसरा वेक्टर है, उसके जो कोएफिशिएंट है वो तीसरी रो में आ जाएंगे, बी एक्स बी वाई बी जेड। अगर इसी तरह बी क्रॉस से होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, बी एक्स बी वाई बी जेड, और ए एक्स ए वाई ए जेड नीचे आ जाता। ठीक है, यूनिट वेक्टर ऐसे ही ऊपर आ जाता। अगर बी क्रॉस से होता तो जो पहला वेक्टर है वो इधर पहले आ जाता उसकी कोएफिशिएंट, और दूसरा वेक्टर है उसको दूसरी रो तीसरी रो में कोएफिशिएंट आ जाता। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले लिखेंगे आई यूनिट वेक्टर, क्या करेंगे, आई यूनिट वेक्टर लिखेंगे और इसका मार लेंगे। अब जो आई यूनिट वेक्टर है, पहला यूनिट वेक्टर, जब ये लिखेंगे पहला यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर, तो ये पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे। क्या करेंगे, जब आई यूनिट वेक्टर जो पहला इसका लिखेंगे आई यूनिट वेक्टर, तो ये वाली पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे। तो हम सिर्फ ये लिखेंगे ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, बीच में माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, माइनस ये यूनिट वेक्टर, तो इसका मान आ जाएगा। अब दूसरा लिखा है तो क्या होगा, ये वाली रो भी छोड़ देंगे और ये दूसरा कॉलम छोड़ देंगे। जो पहले जो दूसरा लिखा है क्या करेंगे, वो रो छोड़ देंगे और वो कॉलम भी छोड़ देंगे। तो ये रो छोड़ दें और ये कॉलम छोड़ दें, पीछे क्या बच गया, ए एक्स ए जेड, और यहां पे क्या बचा, बी एक्स और बी जेड। इसी तरह पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस आ जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ। आगे क्या आ जाएगा, के यूनिट वेक्टर, और क्या करेंगे, के यूनिट वेक्टर लिखा होगा तो ये वाली रो छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम के वाला कॉलम छोड़ देंगे। जो भी पहले लिखेंगे आई लिखेंगे तो आई वाली रो और वो कॉलम छोड़ देंगे, दूसरा लिखेंगे बीच में पहले माइनस आएगा, दूसरी वो वाली रो भी छोड़ देंगे और वो वाला कॉलम भी छोड़ देंगे। इसी तरह तीसरा लिखेंगे, तीसरा प्लस में लिखेंगे, इसी तरह प्लस पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस।
तो ये जब तीसरा लिखेंगे तो ये वाली रो भी छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम भी छोड़ देंगे, तो पीछे क्या बचेगा, ए एक्स ए वाई बी एक्स और बी वाई। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, आई यूनिट वेक्टर। अब मॉड को सॉल्व करने का क्या तरीका है, जो मॉड है आपने मैथ में पढ़ा होगा, पहले को चौथे से मल्टीप्लाई करते हैं, ए वाई बी जेड, बीच में माइनस आता है, फिर दूसरे को चौथे के साथ ए जेड बी वाई। ठीक है बच्चों, बीच में फिर माइनस है तो माइनस जे यूनिट वेक्टर। इसी तरह इसको सॉल्व कर लें, जो मॉड है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले को चौथे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे को तीसरे के साथ, ए एक्स बी जेड, बीच में माइनस आएगा और ए जेड बी एक्स, आगे प्लस है तो प्लस। इसी तरह इसको सॉल्व कर लें, के यूनिट वेक्टर, तो इसको मॉड सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स पहले को चौथे के साथ ए एक्स बी वाई, बीच में माइनस, फिर दूसरे को चौथे के साथ ए वाई और बी एक्स। इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, इस तरह फाइंड करते हैं। वेक्टर ए एक वेक्टर ले ले, दूसरा वेक्टर ले ले, अब जो यूनिट वेक्टर है इनके वो ऊपर आ जाएंगे और जो पहले के कोएफिशिएंट है, जो भी पहला वेक्टर होगा, अगर पहला ए है तो ए के कोएफिशिएंट, अगर पहला बी है, बी क्लास से है तो पहले बी के कोएफिशिएंट, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई। तीसरी रो में क्या आ जाएगा, जो दूसरा वेक्टर है उसके कोएफिशिएंट बी एक्स बी वाई बी जेड। अब इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आई यूनिट वेक्टर लिखेंगे, ये जो पहला है, ये वाली रो भी छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम भी, तो ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, बीच में माइनस आएगा। इसके बाद जे यूनिट वेक्टर, वो वाली रो भी छोड़ देंगे, वो वाला कॉलम भी छोड़ देंगे, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। इस तरह फिर आगे प्लस आएगा, के यूनिट वेक्टर, ये वाली रो भी छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम भी छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, ए एक्स ए वाई और बी एक्स बी वाई। अब इनका मॉड ले लें तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर मॉड कैसे लेते हैं, पहले को चौथे से मल्टीप्लाई माइनस दूसरे को तीसरे से, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे यूनिट वेक्टर ऐसे ए एक्स बी जेड माइनस, बीच में माइनस आएगा, जब मॉड ले रहे हैं तो माइनस आएगा, ए जेड बी एक्स, ये प्लस है तो प्लस, के यूनिट वेक्टर, इसका मॉड कैसे लेंगे, पहले को चौथे से ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई, दूसरे को तीसरे से ए वाई बी एक्स। इस तरह हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उनको इस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं समझ आई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।